हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। यह केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड यह वीडियो है और इसमें यह केमिकल बॉन्डिंग का जो तीसरा पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 7th A 7th B हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 7th C है और इस 7th C वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड के विषय में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के विषय में पढ़ेंगे और इस आयनिक बॉन्ड के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके विषय में जानेंगे, जो कूलम्ब्स लॉ से संबंधित है। इनके विषय में हम लोग जानेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो वीडियो है 9th से लेकर, वैसे तो यह 9th से लेकर के 12th तक जितने भी क्या कहते हैं इसमें एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्या इससे बने हुए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जितने भी मटेरियल बुक्स में दिए गए सारे इसमें इंक्लूड है। इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो 10th 11th 12th और PCS SSC ITI जी नीट एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी होती है तो फिर तो आपको कमेंट बॉक्स में, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप उसको बताने की कोशिश करें या व्हाट्सएप के जरिए बताने की कोशिश करें, हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए हम लोग इस केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके विषय में समझें। इनसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और दूसरी बात यह बता देना चाहते हैं, यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप दोनों माध्यम में होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट बताएं और इसके लिए हम आपको सजेशन देते रहेंगे या इसको सॉल्व करते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है, यानी आयनिक बॉन्ड को हिंदी में आयनिक बंध भी कहते हैं। जब हम आपको यह कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, आपके मन में प्रश्न उठा होगा। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करें, इस पॉइंट्स को डिफाइन करें। इनसे पहले आपको हम बता दें आयनिक बॉन्ड क्या है, यानी आयनिक बंध क्या है, यानी आयनिक बंधन क्या है। तो सबसे पहले आयनिक बंधन का डेफिनेशन जानते हैं। दी केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्ड क्या है। तो यहाँ दी ऐसे केमिकल बॉन्ड की बात की जा रही है जो क्या करता है, दो एटम के बीच, यानी बिटवीन टू एटम्स, बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के या एक से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पर, एक एटम से कहाँ, दूसरे एटम में। जब भी ट्रांसफर होगा तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा। एक एटम, यहाँ एटम बात कर रहे थे, एटम से दूसरे एटम में होगा। एक एटम से दूसरे एटम में किसका ट्रांसफर होगा, एटम है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक एटम से दूसरे एटम। तो इसी बीच में, इसके बीच में, यानी एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो इस ट्रांसफर के जरिए जो बॉन्ड का निर्माण होगा, जिस बॉन्ड के कारण क्या होगा, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्लोरीन पर जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, ये जो है सोडियम क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है किस बॉन्ड के कारण जो है आपस में क्रिस्टल यानी सॉलिड के रूप में है, तो आयनिक बॉन्ड के कारण। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही। अगर आपसे पूछा जाए आयनिक बॉन्ड क्या है, तो आप बताएंगे, सिंपल वे में अगर बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड का निर्माण, ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते क्यों हैं, आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बता दें, दो परमाणुओं के बीच, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के फलस्वरूप रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं हिंदी में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसे पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है। ऐसे बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड भी कहते थे। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
ऑप्शन में रहेगा आयनिक बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, सी में रहेगा बोथ, डी में रहेगा नॉन। तो क्या दीजिएगा? बोथ, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड और पोलर बॉन्ड दोनों भी कहते हैं। चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रहा आपका सोडियम, क्या रहा? ये सोडियम रहा, ये रहा क्लोरीन एटम रहा। अब सोडियम से क्लोरीन एटम में कैसे ट्रांसफर होता है जरा देखते हैं। तो सोडियम का सबसे पहले आपको हम बताएं कि सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम ई एटम है, इसका एटॉमिक नंबर, सोडियम को सिंबल ये है Na, इसका एटॉमिक नंबर 281 होता है। एटॉमिक नंबर क्या, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। जो भी बच्चे अभी नया इस वीडियो को देख रहे हैं और इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में सही से नहीं पढ़ा है, वो पिछले वाले वीडियो को जाइए शुरू से देखें, क्योंकि यह आपका नेक्स्ट वीडियो है, यानी यह 7th आपको कहा जाए तो 7th C है और 7th C वाला वीडियो है। इसका मतलब है कि अब तक 7th तक तो यानी 6th वीडियो चला डायरेक्ट, उसके बाद 7th A, 7th B, 7th C चल रहा है। तो इस वीडियो में अगर हम यही सिखाना शुरू करते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो लंबा वीडियो बन जाएगा, परेशानी होगी। एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो जो कंटिन्यू देखने वाले स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप पीछे वाले वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है, पीछे वाले वीडियो को देखिए जरूर। चलिए हम लोग बता रहे थे कि यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम का 281 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए यहाँ। चलिए क्लोरीन एटम के पास चलते हैं। क्लोरीन एटम का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17 होता है। तो पहला ऑर्बिट को 2, दूसरा ऑर्बिट को 8, वैलेंस सबसे मोस्ट कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो 7 चला गया, 2 8 7 हो गया, यानी 17, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 7, इसके बाह्यतम कक्षा में 1। अब है नॉन मेटल है, ये क्या है? ये क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। कैसे पता चला आपको नॉन मेटल है? ये भी बता दिए थे। सोडियम ये मेटल है, ये कैसे पता चला? तो बताए थे जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो ये मेटल समझा जाता है, और जब 4 5 6 7 आ जाए तो ये नॉन मेटल समझा जाता है। तो इस प्रकार से भी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सोडियम मेटल है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 है, इसलिए मेटल है। इसके साथ है इसलिए नॉन मेटल है। तो मेटल क्या करता है? डोनर होता है। अच्छा, डोनर क्यों होता है ये भी हम आपको बता दिए। डोनर इसलिए होता है क्योंकि ये नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस लाइक, नोबल गैस क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है। बार बार हम बताते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो ये भी चाहता है, सोडियम भी चाहता है स्टेबल होना। तो स्टेबल होने के लिए ये किसके तरह बनना चाहेगा? तो नियोन की तरफ बनना चाहेगा, नियोन की तरफ बनना चाहेगा। क्यों बनना चाहेगा? पीछे वाला वीडियो में आपको बताया गया भी है। यानी नियोन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होगा। यदि एक को ये त्याग देगा तब न इसके पास 2 8 बचेगा, तब न नियोन की तरह ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसलिए ये एक को त्यागना ही पसंद करेगा, ये गेन करना पसंद नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके नियरेस्ट में कौन है? नियोन है। अब चलिए क्लोरीन के पास चलते हैं। 2 8 7 होता है, तो ये किसके तरह बनना चाहेगा? तो ये बनना चाहेगा आर्गन की तरह। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। तो ये किसके नजदीक हो गया? क्लोरीन तो आर्गन के नजदीक हो गया। तो 2 8 8 है ना इसका, तो 2 8 8 होता है। तो इसका जब क्या होता है? आर्गन का होता है 2 8 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो किसके नजदीक है? तो 17 के नजदीक, 18 के नजदीक है। तो ये 2 8 7 होता है। तो ये क्या करना चाहेगा? ये गेन करना चाहेगा, किसी एक से गेन करना चाहेगा। तो किससे गेन करेगा? ये नॉन मेटल है तो मेटल से गेन करेगा, क्योंकि लॉस कौन करता है? मेटल लॉस करता है। गेन कौन करेगा? नॉन मेटल करेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ये क्या करेगा? ये मेटल क्या करेगा? जो इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये एक को ट्रांसफर करेगा, इसको देगा। और देगा तो नॉन मेटल क्या करेगा? लेगा, क्योंकि इसको चाहिए, एक चाहिए है तो चाहिए। अब इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाएगा। ये सोडियम देखिए, पहले ऑर्बिट में 2 दे दिए, पहला ऑर्बिट में 2 दे दिए, दूसरा ऑर्बिट में 8 दे दिए, 2 8 10 हो गया। एक इसके बाह्यतम कक्षा में बच गया।
चलिए अब पहला ऑर्बिट में इसको क्लोरीन को 2 दे दिए, दूसरा ऑर्बिट में भी 8 दे दिए, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ट्रांसफर कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया ये ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे ही यह ट्रांसफर करेगा तो यह भी 8, यह भी 2 8 8 हो जाएगा और ये 2 8 हो जाएगा कि नहीं, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा दोनों मिल करके, यहाँ देखिए ये इसको ट्रांसफर कर दिया, ये इसको ट्रांसफर जैसे ही कर दिया इसको ट्रांसफर, तो ये क्या हो गया सोडियम, ये भी 2 8, एक इसका ऑर्बिट घट गया कि नहीं, ये वाला ऑर्बिट बाहरी वाला ऑर्बिट नहीं ना इसमें, देखिए तो सोडियम के बाद ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है कि नहीं, द्वितीय ऑर्बिट है, इसका जो है तीनों ऑर्बिट बरकरार है, ये फुलफिल भी हो गया। तो बाह्यतम ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 था, अब क्या हो गया 8 हो गया। तो अब ये दोनों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बॉन्ड का निर्माण होगा। अच्छा ये दोनों आपस में क्या होगा अट्रैक्ट हो जाएगा। सोडियम है अपोजिट, ये सोडियम क्या है एक पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन क्या है एक नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में क्या करेगा, दो चार्ज आपस में अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा, क्या होगा अट्रैक्ट होगा कि नहीं, अट्रैक्ट होगा तो आपस में एक बॉन्ड, कौन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड का निर्माण होगा, आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। इस प्रकार से यहाँ आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। इस चीज को और विस्तार से हम पढ़ाएंगे कि आखिर यह बनने में किस प्रकार का रोल अदा करता है, कैसे कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक समझ जाइए, ये क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन है इसका आयनिक बॉन्ड का, तो इसलिए यहाँ आप ऐसे समझिए। यहाँ सोडियम अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन का फोर्स अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, इसलिए हमने लिखा क्या अपोजिट चार्ज आयंस आर नाउ हेल्ड टुगेदर। अब दोनों क्या होगा एक साथ क्या होगा जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। अपोजिट चार्ज है तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट, इसको क्या कहते हैं, यहाँ जो हमने लिखा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ देखिए हमने लिख दिया कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ लिख दिया है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा अपोजिट चार्ज में, लेकिन कैसा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है इसके विषय में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये उठा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इसके विषय में जानना। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विषय में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हिंदी जानते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल होता है। इसका हिंदी क्या होता है, विद्युत स्थैतिक बल होता है। विद्युत स्थैतिक बल का मतलब क्या होता है, विद्युत स्थैतिक बल का मतलब स्थिर बल। ऐसा कौन सा है विद्युत स्थैतिक बल में, यहाँ देखते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में जानने की कोशिश करते हैं, तब सही रहे, कॉम्बिनेशन बना रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ देखिए दो वर्ड्स को मिला करके बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे मिला करके बना है, दो वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। यहाँ लिखा हुआ व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, प्रश्न उठा सर इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, तो व्हाट डज इलेक्ट्रो मीन हियर, यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, तो इस इलेक्ट्रो का मतलब है समथिंग, इट हैज समथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज पार्टिकल से, इसका मतलब क्या है चार्ज। स्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है, स्टैटिक फोर्स का मतलब स्टेशनरी, स्टैटिक मतलब स्थिर, स्टेशनरी, यानी इसका मतलब है यहाँ स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक मीन समथिंग दैट इज स्टेशनरी एंड नॉट मूविंग। स्टेशनरी का मतलब जो मूव नहीं करता, जो चलता फिरता नहीं है, एकदम स्थिर है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ हम बता रहे थे चार्ज पार्टिकल्स, कौन से चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ऑफ एन एटम, इनकी बात कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही देखेंगे कि चार्ज के विषय में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रहे थे, अभी चार्ज अट्रैक्शन हो रहा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता, कहाँ अप्लाई हो रहा था,
तो सोडियम में कौन सा पॉजिटिव आयन था और उसके बाद क्लोरीन में निगेटिव। तो हमने क्या बताया था, इन दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, और इनके बीच में दोनों जो कंबाइंड बन करके सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये आयनिक बॉन्ड जो बनता है तो किस फोर्स के कारण ये दूसरों आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड जो आपस में सॉलिड के रूप में रहते हैं। सॉलिड क्या होता है, क्लोज पैक्ड होता है। अगर क्लोज पैक है तो आपस में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या है, चिपका हुआ। तो कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ, तो कौन से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा था। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अप्लाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है तो इस जानना जरूरत है। तो यहाँ जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के विषय में। पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन के विषय में। तो ये यही तो आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है वहाँ। तो चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और यहाँ स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी। जैसे ही अब इसको एक साथ अगर मिला लें तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है अगर ये बताना चाहेंगे हम, तो आपको क्या कहेंगे, तो लेट्स कंबाइन देम टुगेदर अलोंग विथ फोर्स। यानी पूरे को एक साथ मिला दें तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ही नेम सजेस्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, आपको बोलना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन द स्टैटिक चार्ज। जो स्थिर चार्ज है उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब स्टेशनरी, नॉन मूविंग। तो हमने क्या कहा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन अट्रैक्शन या रिपल्सन का किसके बीच में है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज यानी स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है ना, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो, मतलब सेम चार्ज के बीच में हो, या सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स of attraction or repulsion between the static electric charge is called electrostatic force। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्स लॉ भी कहते हैं, तो इसको विषय में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या है, तो व्हेन वी रन पीस ऑफ पेपर विथ द ऑयल इन आवर हेड। हम क्या करते हैं, जब अपना हेड पर क्या करते हैं, कोम लगाते हैं, यानी कहता है विद द हेल्प ऑफ कोम प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न होता है। जैसे हम बता रहे हैं अपने कभी प्रैक्टिकल बचपन में क्या होगा, क्या प्रैक्टिकल क्या होगा, तो आप कंघी को क्या करते हैं, बाल में बार बार रगड़ते हैं। कंघी को जब बाल में बार बार रगड़ने के बाद कागज़ का टुकड़ा नीचे में लेकर के क्या करते हैं, रख देते हैं। कागज़ का टुकड़ा नीचे में, और फिर कागज़ के टुकड़े को क्या करते हैं, कंघी से एक बार लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप कहते हैं कि जादू हो रहा है, देखिए जादू हो रहा है। लेकिन सच में वहाँ जादू थोड़ी हो रहा है। वो जो कोम्ब जो है बाल में बार बार रगड़ाने से क्या हो गया है, ऑयली सब्सटेंस से क्या हो गया, वो फिक्स, वो चार्ज हो गया है। क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। जो क्या हो रहा है, जो पेपर के चार्ज पार्टिकल से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी चार्ज बिटवीन चार्ज लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो अभी चार्ज पार्टिकल्स यानी कूलम्स लॉ भी इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। इनको भी हम लोग देखेंगे। तो एक और बता देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लाइटनिंग इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लाइटनिंग से मतलब क्या है, लाइटनिंग से मतलब ये है कि लाइटनिंग का मतलब है जो हम बिजली चमकती है, जो बिजली चमकती है तो वहाँ भी देखिए जो आपस में क्या होता है, इस तरह से चकाचौंध हो जाता है। तो ये भी जो चकाचौंध होता है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है आपस में इस तरह से अट्रैक्ट होता है या रिपल्सन होता है। इसके कारण क्या होता है, आपस में इस तरह का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। तो ये आपको यदि पूछा जाए लाइटनिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लाइटनिंग में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, लाइटनिंग में, तो ये होता है, ये पीस ऑफ कोम, ये आपको बताया पेपर के पीस ऑफ पेपर के विषय में पूछा जाए, जो कोम से प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ भी क्या आप कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, रिलेटेड होता है कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि वो कूलम्स लॉ जो डिफाइंड किया था, कूलम्स लॉ का कहना है कि जो फोर्स अट्रैक्शन का होता है, अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है, जब भी अट्रैक्शन होगा तो अनलाइक चार्ज होगा, या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक चार्ज को, पहले चार्ज को अगर Q1 मान लेते हैं या दूसरे को Q2 मान लेते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा।
यानी पॉजिटिव और निगेटिव हो, यानी अपोजिट चार्ज हो, यानी अनलाइक चार्ज। अपोजिट मतलब अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब अपोजिट, यानी अपोजिट चार्ज मतलब यहाँ हो गया, इसके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, फोर्स अप्लाई होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यह अप्लाई लाइक चार्ज के बीच में भी हो सकता है, जैसे लाइक चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव हो सकता है। तो अब यहाँ देखेंगे इस तरह से। तो ये जो कूलम्स लॉ, सबसे पहले अब यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये कूलम्स लॉ क्या होता है। तो चलिए हम लोग कूलम्स लॉ के विषय में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, जब इतना तक पहुँच ही गए, जबकि इसको हमको कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। फिर भी हम आपको अंडरस्टैंडिंग करा देते हैं, ताकि फिजिक्स में भी आप अगर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इस चीज़ का प्रॉब्लम बहुत कम हो। तो हम क्या देखेंगे कि ये कूलम्स लॉ क्या है। तो हम आपको बता दें, कूलम्स लॉ के अनुसार अगर चलने की कोशिश करें तो यहाँ कूलम्स लॉ जो है, यहाँ ध्यान देने की चीज़ यह है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यदि फोर्स बिटवीन टू चार्ज अगर बात करें तो या प्लस प्लस हो, यानी अपोजिट चार्ज हो, या क्या कहते हैं लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो या सेम चार्ज हो। तो बात वहाँ ये देखना है, अगर मान लेते हैं एक Q1 है और एक Q2 है, मान लो दो चार्ज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। मान लेते हैं प्लस वाला है, ये माइनस वाला निगेटिव चार्ज है, तो ये बीच में डिस्टेंस है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही। तो इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस अगर R हो, R के बदले आप D भी कहीं कहीं लिया हुआ देखेंगे। तो हम आपको बता दें, ये जो डिस्टेंस है, ये चार्ज जो होता है क्या होता है, इन पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इच चार्ज। ये जो होता है, इसका जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इच चार्ज होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इच चार्ज। अब हम आपको बता दें क्या होता है। तो यहाँ देखिए उसका प्रोडक्ट होता है, जैसे चार्ज है Q1 है इनटू यहाँ क्या है Q2, दूसरा चार्ज Q2 है, ये प्लस है ये माइनस है। मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस यानी R है, यहाँ D है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर करें तो Q1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा कह रहा है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे Q1 है, यहाँ Q2 है, या प्लस है या माइनस है, तो यहाँ बीच में क्या है, मान लेते हैं इसके बीच में D डिस्टेंस है या R डिस्टेंस है, तो इसका क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब F बराबर लिखेंगे, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, किसके, तो D स्क्वायर के लिखेंगे। तो इस तरह से कहा। तो अगर टोटल अगर देखें तो F इक्वल टू, अगर समीकरण एक और पहले वाले को समीकरण एक और दूसरे वाले को समीकरण एक कर लें तो क्या हो जाएगा, F Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर कहिए या R स्क्वायर कहिए, यानी D स्क्वायर कर देते हैं। डिस्टेंस है, द डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखा है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है डिस्टेंस का, ये इनवर्सली D स्क्वायर जो डिस्टेंस होता है इनवर्सली स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो चार्ज होता है, फोर्स का जो चार्ज होता है ऊपर वाले जो है देख रहे हैं, ये Q1 और Q2, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस प्रकार से F जो प्रोपोर्शनल हो गया किसका, Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर के हो गया। तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनल हटा दे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये दिखा देते हैं किस तरह से होता है। इस प्रकार से आप यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है आपको, F बराबर क्या दिया है, K Q1 इंटू Q2 बटा D स्क्वायर दिया है। ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज Q1 Q2 और Q1 Q2 यह सेम चार्ज के बीच में दोनों में अप्लाई हो सकता है। अब हम आपको ये बता दें ये F है क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड करेंगे। किस में होता है ये फोर्स, जब भी हम फाइंड करते हैं न्यूटन में फाइंड करते हैं। दूसरा K क्या है, K इलेक्ट्रिक या कूलम्स कांस्टेंट है। ये K क्या है, इलेक्ट्रिक या कूलम्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है इसका। तो अब यहाँ 9 जो दिया गया, कहीं कहीं 8.98 भी दिया गया, 8.98 समथिंग मल्टीप्लाई 10⁹ तो आप उसको अप्रॉक्सीमेटली करके 9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, Q1 दिया हुआ है चार्ज, Q1 क्या है, तो चार्ज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद Q2 क्या है, तो Q2 है आपको चार्ज ऑफ द सेकेंड, Q2 क्या है,
चार्ज ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। चार्ज को यानी हम अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज को किस में डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं, कूलम से मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ कूलम स्क्वायर लिखा है। फोर्स को न्यूटन में करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी, यहाँ लिखा हुआ है डी। डी से क्या होगा, यहाँ डी से क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी से, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज हो जाएगा, जिसको मीटर में डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से एफ बराबर आपको क्या हो गया, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ यहाँ और बता देंगे, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे डी डिस्टेंस क्या होगा, दूर होता जाएगा, यानी डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा। अगर डी को हम कर दें, मान लीजिए अगर ऊपर में दिया है 1 और हम यहाँ है 2, ऊपर में दिया है 1, यहाँ दिया है 10, ऊपर में दिया है 1, नीचे में दिया है 20, तो देखिए तो 1 भाग डिवाइड करिए 2 से तो कितना होगा, 0.5 होगा। इससे डिवाइड करिए तो 0.1 होगा। इससे डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ हम आपसे पूछते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट में है तो यहाँ भी 2 डिजिट में कर दीजिए, यहाँ भी 2 डिजिट में कर दीजिए, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें कौन है, तो आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा है कौन, तो ये वाला नज़र आ रहा है। तो ये डी जितना, मान लीजिए डी बराबर 2 है, डी बराबर 10 है, डी बराबर 20 है, डी छोटा है, तो डी अगर छोटा होगा तो एफ क्या होगा, बड़ा होगा। अगर डी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो देखिए उससे बड़ा हो गया, है कि नहीं। उस डी अगर थोड़ा बड़ा हो गया, डी बड़ा हो गया तो एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, डी बड़ा होगा तो एफ छोटा होगा। हमने क्या कहा, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर डी बढ़ता है, डी अगर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो डी जैसे ही बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स घटेगा। डी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। जैसे जैसे डी का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता जाएगा। यानी डिस्टेंस, जैसे चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज है और चार्ज के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे सॉलिड का अलग होता है, सॉलिड के बीच में पार्टिकल, सॉलिड के बीच में अगर बात करें तो सॉलिड का क्लोज पैक होता है तो डिस्टेंस कम होगा। लिक्विड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लिक्विड का क्या होगा, ज़्यादा। गैस में और ज़्यादा डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो जिसके बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, उतना घटेगा। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम आपको दे देते हैं, इसको लिख करके आप ध्यान में रखने का कोशिश करिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ के विषय में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या देखे थे, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन के, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर होता था, ये आपने देखा। तो अब हम यहाँ देखेंगे क्या होता है इसमें, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसको देखिए जरा। तो इनमें क्या है कि एज द, क्या है यहाँ, एज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस जो बिटवीन चार्ज के बीच में पार्टिकल्स या आयन, चार्ज आयन जैसे ही इंक्रीज करता है, डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन देम डिक्रीज। फोर्स क्या होगा, हमने बताया ना अभी कि डिस्टेंस, ये लिख लेना है आपको, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, जैसे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन द डिक्रीज, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से देखिए, दूसरा पॉइंट है डिक्रीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिकम्स लेस फेवरेबल। और जब आयनिक बॉन्ड क्या होगा, तब आयनिक बॉन्ड क्या होगा, लेस हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ना कि जैसे फोर्स कम होगा, अब फोर्स कम होगा तो आयनिक बॉन्ड भी ना कमजोर हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलिए उसी तरह व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स मूव क्लोजर, जैसे ही मूव क्लोजर होगा यानी सॉलिड में नजदीक हो जाता है टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक, तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा और आयनिक बॉन्डिंग आर मोर फेवरेबल, यानी मोर फेवरेबल मतलब मजबूत हो जाएगा, ताकि है ना, मोर फेवरेबल हो जाएगा। क्या है, आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जब डिस्टेंस क्या होता है, क्लोज होता है। डिस्टेंस क्या होता है, क्लोज। सॉलिड में देखते हैं ना डिस्टेंस क्लोज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ज्यादा लगा रहता है, इसलिए वो सॉलिड रहता है, एक
पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से चिपके हुए रहता है, जबकि सॉलिड लिक्विड में देख लीजिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स उसका क्या है, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जिस प्रकार से जितना जितना जिसमें ज़्यादा होता है उसी हिसाब से उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, उसमें कम होता जाता है। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, आयनिक बॉन्ड भी क्या होगा, कम होता जाएगा। इसीलिए वह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है, इसी तरह से। तो ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विषय में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के डिफरेंस को पढ़ेंगे। क्या है आयनिक बॉन्ड, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता कैसे, कैसे सोडियम क्लोराइड बन जाता है, इन सब चीज को एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपको ये बता देना चाहेंगे, अगर आपको इस तरह से किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपको एक एक करके समझाएंगे। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और आपको अधिक से अधिक शेयर करने की बात करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और जो बनाने के लिए दिया जाता है आप उनको बना करके व्हाट्सएप पर भेजने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। Peace.